हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करूंगा भारत के एक महान कवि की, एक महान नाटककार की, जिनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा कालिदास की। कालिदास का जन्म कब हुआ इसके बारे में कोई निश्चित प्रमाण नहीं है। उनकी एक रचना है मालविका अग्निमित्रम। वो जो शुंग वंश के राजा थे, दूसरे पुष्यमित्र शुंग के बेटे अग्निमित्र, उनके बारे में है और उनका शासनकाल था 187 बीसी। तो इससे ये तो निश्चित हो जाता है कि जो कालिदास का काल था वो 187 बीसी के बाद का था। फिर एक शिलालेख मिलता है 473 एडी में, 473 एडी में, मंदसौर का शिलालेख, उसमें भी कालिदास का जिक्र आता है। तो फिर ये भी निश्चित हो गया कि इनका समय 473 बीसी से एडी से पहले है। तो अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि ये किसी विक्रमादित्य के समय में हुए, क्योंकि इनकी एक रचना का नाम भी विक्रमोर्वशीयम है। अब विक्रमादित्य बहुत हुए, बहुत से राजा ऐसे हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो इसलिए इतिहासकारों के अलग अलग मत है। लेकिन अधिकांश इतिहासकार इस बात पे सहमत है कि इनका जो काल है वो गुप्त काल जो रहा है, भारत का जो स्वर्णिम युग रहा है, उसमें एक राजा हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्हीं को विक्रमादित्य भी कहा गया। तो ये माना जाता है कि उनके समय में भी 9 रत्न थे, उनके दरबार में 9 विद्वान थे और जिनको 9 रत्न कहा गया है, उन्हीं में से एक कालिदास थे। तो ये समय था लगभग विक्रमादित्य का 380 एडी से 415 एडी तक। तो अधिकांशता सहमत इस बात पर है कि इस काल में रहे। अब इनका जन्म कहाँ हुआ इस बारे में भी कोई निश्चित नहीं है। कुछ इतिहासकार उत्तराखंड में कोई गांव है वहां का मानते हैं, लेकिन ज्यादातर इनकी रचनाओं में उज्जैन का जिक्र हुआ है। तो इतिहासकार मानते हैं कि शायद उज्जैन इनका जन्म स्थान रहा हो। बाकी इनका जन्म कहाँ हुआ और कब हुआ ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि ये महान अपनी रचनाओं के कारण बने। इनकी एक रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, उसका लगभग विश्व की जितनी भी भाषाएं हैं सभी में अनुवाद हुआ है। तो इसलिए इनकी महानता इनके काम से है, ना कि जन्म कहाँ हुआ या कब हुआ। अब ये विद्वान कैसे बने इसकी भी बड़ी रोचक कहानी है। कहते हैं कि उस समय एक राजकुमारी थी विद्योत्तमा, उसको कहीं कहीं उज्जैन की राजकुमारी कहा गया है, कहीं कहीं काशी की राजकुमारी कहा गया है, इसमें भी निश्चित नहीं है। तो वो बड़ी विद्वान थी। तो उसकी शर्त ये थी कि मैं विवाह उसी पुरुष से करूंगी जो शास्त्रार्थ में मुझे हरा देगा। बहुत से विद्वान आए, लेकिन कोई भी विद्वान शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा को हरा नहीं पाया। अब विद्वानों की ईगो को बड़ी ठेस लगी। उनमें से कुछ ने प्लान किया कि ये अपने आप को बहुत विद्वान समझती है, तो हम इसका विवाह एक मूर्ख व्यक्ति से कराएंगे। तो चल दिए मूर्ख व्यक्ति को ढूंढने के लिए। तो उनको एक व्यक्ति मिला जो एक पेड़ पे बैठ करके, एक टहनी पे, जिस टहनी पे बैठा था उसी टहनी को काट रहा था। अब जिस टहनी पे कोई व्यक्ति बैठा हो और उसी को काटे, तो आप कल्पना कर सकते हो कि कितना मूर्ख होगा वो। तो उनको लगा कि भाई ये सही व्यक्ति है। वो उसको लेकर के गए, उसको समझा दिया कि आपने बोलना कुछ नहीं है, केवल इशारों से ही जवाब देना है। लेकर के गए विद्योत्तमा के पास, उसको कहा कि ये हमारे गुरुजी हैं और आजकल ये मौन व्रत पे है, तो ये केवल संकेत से बात करेंगे। तो शास्त्रार्थ शुरू हुआ। तो जैसा पढ़ने को मिलता है कि विद्योत्तमा ने अपनी एक उंगली दिखाई, तो कालिदास को कुछ समझ में नहीं आया, उसने 2 उंगली दिखा दी। अब वास्तविक अर्थ तो ये था विद्योत्तमा का कि ब्रह्म एक है। कालिदास को लगा कि ये लड़की ऐसा कह रही है कि मैं तेरी एक आंख फोड़ दूंगी। बड़ी अजीब सी बात लगती है ये, लेकिन ऐसा ही लिखा गया है। और कालिदास ने 2 उंगली दिखा दी कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन जो में विद्वान थे, जो में शरारती विद्वान थे, कुटिल थे, उन्होंने क्या समझाया विद्योत्तमा को कि आपने कहा ब्रह्म एक है
आप अद्वैतवाद को मानते हैं, अद्वैतवाद होता है जिसमें कि आत्मा परमात्मा सब एक है, शंकराचार्य जी ने दिया ये। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे गुरु जी कह रहे हैं कि ये ठीक है कि ब्रह्म एक है, लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए दूसरे जो पॉइंट है जगत, उसकी जरूरत पड़ती है। तो विद्योत्तमा को लगा कि हाँ ये तर्क ठीक है। फिर विद्योत्तमा ने अपना हाथ फैला करके 5 उंगलियां दिखाई। विद्योत्तमा का पूछने का तो मतलब ये था कि प्रकृति में या सृष्टि में 5 तत्व है, सृष्टि 5 तत्वों से मिलकर बनती है। अब कालिदास को ऐसा लगा कि ये मेरे को थप्पड़ दिखा रही है, कालिदास ने घूंसा दिखा दिया। वो कभी तू थप्पड़ मारेगा तो मैं घूंसा मारूंगा। लेकिन जो उसके साथ थे कालिदास के, उन्होंने क्या समझाया विद्योत्तमा को कि गुरु जी कहना चाहते हैं कि सृष्टि ठीक है 5 तत्वों से बनी है, ये जब 5 तत्व मिलेंगे तभी सृष्टि बनती है, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनते हैं, इसलिए उन्होंने मुट्ठी दिखाई है। खैर, विद्योत्तमा ने स्वीकार कर लिया कि ये विद्वान है और विवाह हो गया। विवाह होने के बाद वो गई कालिदास की कुटिया में। तो रात का समय हुआ तो कोई आवाज सुनाई दी बाहर, ऊंट के बोलने की आवाज थी। तो विद्योत्तमा ने पूछा कि में तत्, कालिदास ने कहा उट्र। तो कालिदास सही उच्चारण नहीं कर पाया, तो विद्योत्तमा को पता चल गया कि ये विद्वान नहीं है। उसने उसको बहुत लताड़ा और उसको कहा कि तूने विद्वान बनने का नाटक किया और मेरे साथ विवाह किया, तो इसलिए मैं तुम्हें तभी स्वीकार करूंगी जब तुम विद्वान बनकर आओगे। चला गया कालिदास। उसके बाद कहते हैं कि कालिदास ने माता काली की पूजा की, इसलिए इनको कालिदास, काली का दास कहा जाता है। और फिर परिवर्तन आया उनके जीवन में और बड़ी मेहनत की और विद्वान बन करके लौटे। जब लौटे तो बाहर से आवाज लगाई कपाटम उद्घाट्य सुंदरी, कि सुंदरी द्वार खोलो। तो कहते हैं कि विद्योत्तमा बड़ी प्रभावित हुई। उसने कहा कि अस्ति कश्चित वाग विशेषा, शायद कोई विद्वान आया है, और कालिदास को स्वीकार कर लिया। कालिदास ने विद्योत्तमा को अपना गुरु माना और इस प्रकार ये कहानी है कि वो एक मूर्ख व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से जो जिस टहनी पर बैठे हो उसी को काटता हो, एक विद्वान बन गया। अब हम, वैसे तो इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, लगभग 40 रचनाएं हैं, लेकिन 7 रचनाएं ऐसी है जो कही जाती है कि बहुत विशेष है। इनमें 3 तो प्ले हैं, नाटक है। एक तो मालविका अग्निमित्रम मैंने बताया, एक अभिज्ञान शकुंतलम है, और तीसरा है विक्रमो वशीयम। उसके बाद 2 महाकाव्य है, रघुवंशम, कुमार संभव। 2 खंड काव्य है, छोटे छोटे काव्य है, मेघदूतम और ऋतु संहार। अब थोड़ी थोड़ी सी चर्चा हम इनकी करेंगे। जो पहला नाटक है मालविका अग्निमित्रम, इसको पहली रचना भी माना जाता है कालिदास जी की और पहला नाटक भी माना जाता है। हालांकि कुछ इतिहासकार ऋतु संहार को पहली रचना मानते हैं, पहला नाटक इसको ही मानते हैं, मालविका अग्निमित्रम को। लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि मालविका अग्निमित्रम उनकी पहली रचना भी है, पहला नाटक भी है। इसमें कहानी है अग्निमित्र की, जो शुंग वंश का दूसरा राजा था, और मालविका विदर्भ की राजकुमारी थी। तो जो विदर्भ का राजा था यज्ञसेन था, जो पुष्यमित्र शुंग था अग्निमित्र का पिता, उसने बृहद्रथ, जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था, उसकी हत्या करके ये नया वंश चलाया था। तो बृहद्रथ के एक मंत्री था, उसका रिश्तेदार था ये यज्ञसेन। तो यज्ञसेन जो है अपने आप को स्वतंत्र मानता था, इसके अधीन नहीं मानता था, इसकी बात नहीं मानता था। यज्ञसेन का एक चचेरा भाई था माधवसेन, वो इससे मिला हुआ था, किसी अग्निमित्र से। तो एक बार माधवसेन मिलने जाता है अग्निमित्र को, तो रास्ते में उसके गुप्तचर पकड़ लेते हैं यज्ञसेन के, उसको कारावास में डाल देते हैं। अग्निमित्र को पता चलता है, उसको बड़ा क्रोध आता है, वो संदेश भिजवाता है कि आप इसको छोड़िए। तो यज्ञसेन कहता है इसको छोड़ देंगे, लेकिन आपके कारावास में भी हमारे कुछ आदमी, आप उनको छोड़िए। तो इसके बाद अग्निमित्र को बहुत क्रोध आता है, वो अपना सेनापति भेजता है वीरसेन को और उसको हरा देता है। उसके बाद जो है वो उस राज्य को 2 भागों में बांट देता है, आधा हिस्सा यज्ञसेन को दे देता है, आधा हिस्सा उसके चचेरे भाई को माधवसेन को। और जब ये प्रक्रिया युद्ध की स्थिति थी बनी हुई, तभी जो माधवसेन है उसकी बहन थी मालविका,
वो अपनी बहन को इसलिए कि भाई युद्ध की स्थिति है, इसको कोई नुकसान ना हो, कोई हानि ना हो जाए, उसको एक सुरक्षित स्थान पे भेजने के लिए किसी अपने विश्वास पत्र के साथ भेज देता है कि इसको कहीं सुरक्षित स्थान पे भेजो। और वो परिस्थितियों वश कहाँ आ जाती है? अग्निमित्र के ही राजमहल में। इसकी राजधानी थी विदिशा। तो बाद में जो है एक बार अग्निमित्र जाता है उसके माधव सेन के वहां, वो एक चित्र देखता है और मालविका का चित्र है, उसको देख के वो बड़ा मोहित हो जाता है। बाद में वो अपने महल में भी उसका चित्र देखता है, उसको पता चल जाता है कि ये जो मेरी रानी है, उसकी रानी का नाम था धारिणी, उसकी सेविका है। धारिणी को भी पता चल जाता है कि मेरे पति चाहते हैं उसको, तो वो कोशिश करती है कि उससे उनको ना मिलने दिया जाए। ये किसी तरह से मिलने लगता है, बड़े षड्यंत्र होते हैं, जैसे शेक्सपियर भी इस तरह के नाटक लिखते थे। और अंत में ये उसको, हालांकि जो धारिणी एक बार उसको जेल में भी डाल देती है, कारावास में, लेकिन बाद में पता चलता है कि राजवंश की लड़की है और उसकी पत्नी उसको तैयार हो जाती है और इस प्रकार अग्निमित्र का और इसका विवाह हो जाता है। जो दूसरा उनका नाटक है अभिज्ञान शकुंतलम, ये शकुंतला के ऊपर है। शकुंतला विश्वामित्र और एक अप्सरा मेनका, उनकी बेटी कही गई है। उसके बाद कहा जाता है कि मेनका ने उसको जंगल में ऐसे ही कहीं जो है रख दिया। वहां कण्व ऋषि का आश्रम था, उसको वो लड़की मिली, कण्व ऋषि ने उसको पाला। जब शकुंतला बड़ी हुई तो कण्व ऋषि एक बार आश्रम में थे नहीं, राजा दुष्यंत वहां शिकार खेलने आए, उनका आपस में प्रेम हो गया, उन्होंने गंधर्व विवाह भी कर लिया और राजा चला गया ये कह करके मैं दोबारा आऊंगा, विधिवत रूप से तुम्हें लेके जाऊंगा, एक निशानी दे गया अंगूठी। तो वो ख्यालों में डूबी हुई थी। तभी जो है ऋषि दुर्वासा आते हैं, तो दुर्वासा को देखती नहीं, उनका सम्मान नहीं कर पाती। दुर्वासा श्राप दे देते हैं शकुंतला को कि जिसके ख्यालों में तो डूबी हुई है वो तुम्हें भूल ही जाएगा। फिर बाद में उसकी सहेलियां ये उससे क्षमा मांगते हैं और वो कहता है कि चलो उसको याद आ जाएगा जब वो कोई अपनी निशानी देखेगा। तो इस प्रकार बाद में जो है ये गर्भवती हो जाती है, मिलने जाती है राजा के दरबार में। रास्ते में अंगूठी नदी में गिर जाती है, अंगूठी भी गुम हो गई। अब राजा इसको पहचानता नहीं, तो ये घर आ जाती है वहां से। और बाद में किसी तरह से अंगूठी कहते हैं किसी मछली ने निगल ली। फिर वो मछली जो है कि उससे जो है अंगूठी किसी तरह दरबार में पहुंच गई और दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया। फिर वो उसको लेने गया और इसी दुष्यंत और शकुंतला का बेटा हुआ भरत, और भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम है भारत, ऐसा माना गया है। जो इनका तीसरा नाटक है विक्रमोवशीयम, ये एक राजा पुरुरवा हुए हैं और उर्वशी एक अप्सरा थी, उनकी कहानी है। पुरुरवा के बारे में मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ है। चंद्रवंश के पहले राजा माने जाते हैं, जैसे इक्ष्वाकु सूर्यवंश के राजा है पहले, ऐसे पुरुरवा चंद्रवंश के राजा है। और कहते हैं कि एक बार उर्वशी जो है ये अपना कुबेर के यहाँ से आ रही थी अपनी सहेली के साथ, चित्रलेखा के साथ, और भी सहेलियां थी, और रास्ते में कोई राक्षस था केशी, वो उसको उठा के ले गया। तो उसको और चित्रलेखा को, और जो है अप्सराओं ने बड़ा चिल्लाई वो मदद के लिए। उस समय पुरुरवा भी वहां था, आया हुआ था किसी कारण से, और वो पुरुरवा रथ लेकर के अपना जाता है और वो राक्षस से छुड़वा के ले आता है। और इससे उर्वशी जो है पुरुरवा को चाहने लगती है। बाद में वो बिछुड़ जाते हैं, चले जाते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबी कहानी है। और फिर एक दो बार वो आती भी है मिलने के लिए। राजा भी बड़ा दुखी हो जाता है उसके वियोग में, रानी को भी परेशान नहीं होने लगती है क्यों दुखी है। तो एक नाटक होना था इंद्र के दरबार में भरत मुनि का। उस नाटक में अंत में जो है ये बात कहनी थी इसको, उर्वशी को, कि सबसे सुंदर पुरुष कौन है, उसको कहना था पुरुषोत्तम, लेकिन वो गलती से कह देती है कि पुरुरवा है। तो सब नाराज होते हैं, लेकिन इंद्र जो है ये बात समझता है, और इंद्र पुरुरवा को भी पसंद करता था क्योंकि वो बहुत से युद्धों में पुरुरवा की को अपना सेनापति बनाता है। तो वो उसको इजाजत दे देता है कि आप 4 साल तक जो है उर्वशी को कि भी तुम उसके साथ रह सकती हो। तो इस तरह की कहानी है। इसके बाद जो 2 महाकाव्य है उसमें पहला महाकाव्य है रघुवंशम।
इसमें जो इक्ष्वाकु वंश है, रघुवंश कहिए आप, भगवान राम का जो वंश है, उस वंश के 29 राजाओं का जिक्र है। उनकी अलग अलग कहानियां हैं, कैसे उन्होंने समाज में आदर्श स्थापित किए। और उसमें शुरुआत दिलीप से है और अंतिम राजा अग्निवर्ण है। अग्निवर्ण के बाद उसमें कहा जाता है कि उसकी मृत्यु के बाद उसके कोई संतान नहीं थी, लेकिन पत्नी गर्भवती थी, तो पत्नी को ही जो है राज्याभिषेक कर दिया जाता है और उसके बाद उसका वर्णन नहीं है। या कुछ इस तरह से भी इसका विश्लेषण करते हैं कि जो अग्निवर्ण था वो बड़ा विलासी था और उसके बाद जो है ये रघुवंश भी जो है या इक्ष्वाकु वंश भी खत्म हो गया था। तो ये भी दिखाने की कोशिश की गई, कितना भी महान वंश हो, लेकिन अगर राजा सही नहीं है, विलासी है, अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता है, तो महान से महान वंश भी समाप्त हो सकता है। तो ये रघुवंश की बात है। उसके बाद एक और इनका महाकाव्य है कुमार संभव। इसमें कुमार संभव मतलब कुमार का जन्म। इसमें कुमार जो कहा गया है वो कार्तिकेय को कहा गया है, जो भगवान शिव और पार्वती के पुत्र है कार्तिकेय, उनकी कहानी है। तो इसमें जो पौराणिक हमारे उसमें ग्रंथों में वही है सारी की सारी। हिमालय का वर्णन है, शिव का वर्णन है, पार्वती की तपस्या का वर्णन है, इनके विवाह का वर्णन है, इनके मिलन का वर्णन है, इस तरह का वर्णन उसमें है। दो इनके खंड काव्य कहे गए हैं, छोटे मतलब काव्य हैं। उनमें मेघदूत है, इसकी भी बड़ी चर्चा होती है। मेघदूत है कि जो कुबेर है ये यक्षों का राजा था। तो एक बार एक यक्ष अपना जो कर्तव्य, जो उसको ड्यूटी मिलती है, उसको सही से नहीं निभा पाता, तो कुबेर उसको निकाल देता है 1 वर्ष के लिए कि रामगिरी पर्वत पे जाके रहना पड़ेगा और अपनी पत्नी से दूर रहना पड़ेगा। तो वो अपनी पत्नी के प्रेम में और उससे दूर होने के कारण विरह में जो है बड़ा परेशान रहता है, उसको कुछ सूझता नहीं। तो एक बार उसको बादल जब दिखते हैं बहुत ज्यादा, तो वो बादलों के द्वारा अपना संदेश भेजता है कि बादल ही जो है जाके मेरी पत्नी को मेरा संदेश दे कि मैं कितना परेशान हूँ, कितना दुखी हूँ। और वो फिर उसको भी समझाता है कि भाई कुछ समय का इंतजार और करो, फिर मैं आ जाऊंगा। तो बादलों को रास्ते का जिक्र करते हैं भी, किस किस रास्ते से जाना है। उसमें नर्मदा नदी का भी जिक्र है, वो बहुत से विदर्भ का भी जिक्र, इसका विदिशा का भी जिक्र है। तो यहाँ से ऐसे जाके इस तरह का वर्णन करना है। और एक और खंड काव्य है ऋतु संहार। इसमें 6 ऋतुओं का वर्णन है। मेनली जो है 6 ऋतुओं का अपना अपना कैसा सौंदर्य है, उस तरह का वर्णन है। तो ये कालिदास की 7 मुख्य रचनाएं थी, जिन्होंने उनको एक महान बना दिया। उनको कहा गया है भारत का शेक्सपियर, लेकिन वास्तव में देखें तो कालिदास तो कब हुए, गुप्त काल का अगर समय माने लगभग 400 एडी में, और शेक्सपियर हुए लगभग 1500 के बाद, यानी 1100-1200 वर्षों बाद कोई हुआ, लेकिन हमने उनको ज्यादा महान मान लिया। तो वास्तव में तो हम ये कह सकते हैं कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहने के बजाय शेक्सपियर को इंग्लैंड का कालिदास कहा जाना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।